अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस को चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। कोड्स ऑफ एथिक्स हम कवर कर चुके, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस हम कवर कर चुके, सेफगार्ड हम कवर कर चुके और कोई पास पेपर प्रैक्टिस हम कर रहे थे और अभी तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। सो आज कोशिश करते हैं बाकी जो रिमेनिंग पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करके इस चैप्टर को हम टोटली वाइंड अप करते हैं। सभी तक हम स्प्रिंग 2020 कवर कर चुके हैं, 2019 के दोनों पेपर कवर कर चुके हैं, 18 कवर हो गया, 17 कवर हो गया, 16 कवर हो गया, इनफैक्ट 2015 भी हमने कवर कर लिया। स्प्रिंग 2015 हमने शायद प्रीवियस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन कवर किया था। सो चलते हैं आगे, देखते हैं ऑटम 2014 में ये चैप्टर एग्जामिनर ने टेस्ट किया तो कितने मार्क्स का टेस्ट किया और क्या चीज़ टेस्ट की। सो ऑटम 14 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 मार्क्स के लिए, 2 2 3 एंड 2 9 मार्क्स के लिए। और कुछ 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनके सेपरेट मार्क्स दिए गए हैं। तो देखते हैं क्या टेस्ट किया उसने। डिस्क्राइब ब्रीफली द टर्म इंटेग्रिटी इन अकॉर्डेंस विद द कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो क्या करना है, 2 नंबर के लिए आपको इंटेग्रिटी को डिस्क्राइब करना है। तो क्या मतलब था इंटेग्रिटी का? चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी ऑनेस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉट बीइंग एसोसिएटेड with wrong reports, wrong information. Chartered accountant should not provide any report which is misleading. 2 नंबर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा छाप दो। साथ एक और पार्ट भी उसने टेस्ट किया, डिस्क्राइब एडवोकेसी थ्रेट एंड गिव एन एग्जांपल देयर ऑफ। एडवोकेसी थ्रेट क्या था? क्लाइंट की मैनेजमेंट लेवल का कोई फंक्शन परफॉर्म करना, ऐसा फंक्शन परफॉर्म करना जो क्लाइंट की मैनेजमेंट लेवल का है। एग्जांपल्स क्या आती है? एडवाइजरी सर्विसेज देना या रिप्रेजेंट करना क्लाइंट कहाँ पे, टुवर्ड्स अ टैक्स डिस्प्यूट या बैंक लोन, या फिर क्या करना, कंपनी के शेयर इशू करने में जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करना। एग्जांपल्स के साथ 2 नंबर के लिए। साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रीफली स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इंडिपेंडेंस एंड परसीव्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस हमने पढ़ा कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीन क्लाइंट कंपनी के अंदर अपनी फी के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि ऑडिटर का वर्क जो है वो इन्फ्लुएंस ना हो किसी भी वजह से। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि ऑडिटर का वर्क इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए थ्रू एनी इंटरेस्ट। ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? इंडिपेंडेंस। और इसी इंडिपेंडेंस को नाम दिया जाता है क्या? एक्चुअल इंडिपेंडेंस का। Mean auditor should be independent, mean auditor work is not influenced by any means. Auditor professional judgment should not be influenced. Perceived independence क्या है? Perceived independence क्या है कि एक ऑडिटर को सिर्फ इंडिपेंडेंट होना ही नहीं, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट नजर भी आना चाहिए। An auditor must seen to be an independent, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना कर सके आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर, आपकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर और प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। इसे सिर्फ इंडिपेंडेंट होना ही नहीं, आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट नजर भी आना चाहिए। लाइक कंपनी में आपके शेयर हैं तो आपको तो पता है शेयर होल्डिंग सेपरेट है, मैं सेपरेट अपने काम पे फोकस कर रहा हूं, नहीं कोई दूसरा उंगली उठा सकता है। तो उस सूरत में आपको इंडिपेंडेंट होना ही नहीं, नजर भी आना है। ये जो नजर आना है इंडिपेंडेंट, ये क्या है? परसीव्ड इंडिपेंडेंस। सो 3 नंबर के लिए डिफरेंशिएट कर दिया एक्चुअल और परसीव्ड इंडिपेंडेंस को। 2 नंबर के लिए एक और पार्ट उसने दे दिया, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी imposes an obligation on chartered accountants to refrain from disclosing confidential information। पढ़ा हमने confidentiality। states 3 key exceptions to the above rule। तो 3 key exceptions क्या है? confidentiality information can be disclosed if permit by the client, if information is required by the law, required by the court, या if there is a professional duty or right to disclose, like for quality control review by ICAP and investigation by SECP, या फिर compliance with ISAs and codes of ethics। रटा 2 नंबर के लिए। तो क्या किया उसने? रटा 9 मार्क्स के लिए टेस्ट किया ऑटम 14 में। हाँ, ऑटम 14 के बाद से इस चैप्टर में से कोई चीज़ रटा टेस्ट नहीं किया गया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं एग्जामिनर कमिंग अटेम्प्ट्स में। या कोड्स ऑफ एथिक्स जो हैं स्पेशली
हाँ, उसमें से कोई इस तरह से एक आध टर्म लाइक इंटेग्रिटी जैसे टेस्ट किया, ऐसे भी टेस्ट हो सकता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पांचों कोड्स ऑफ एथिक्स एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहा जा सकता है। उससे पीछे अगर हम देखें स्प्रिंग 14 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया ये चैप्टर 4 + 5 9 मार्क्स के लिए, 4 + 5 9 मार्क्स के लिए। क्या टेस्ट किया उसने जी? 2 पार्ट टेस्ट किए। डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिचुएशन and advise the partner of the concerned firm with regard to possible course of action which may be adopted in each case। तो क्या करना है हमने? थ्रेट्स बताने और साथ कोर्स ऑफ एक्शन मीन मिटिगेशन सेफगार्ड बताने। पार्ट ए फॉर 4 मार्क्स। द ऑडिट ऑफ JJ Limited is at its completion stage. The meetings of the audit committee and the board of directors are scheduled to be held within a week to consider and approve the financial statements। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। JJL is facing financial difficulties। JJL कौन है? Client is facing financial difficulties and has not paid the audit fee of the previous year। oh yeah, previous year की फी अगर अभी तक पे नहीं की तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग फी। जस्ट लाइक अ लोन टू द क्लाइंट क्रिएट करता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। ना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, इसकी वजह से हमारा वर्क प्रेशराइज होते हुए इंटिमिडेशन थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? प्रीवियस फी शुड बी रिकवर्ड और रिजॉल्व बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वर्क या बिफोर साइनिंग द नेक्स्ट रिपोर्ट। हमें क्या करना है? प्रीवियस फी जो है वो रिकवर करनी है या रिजॉल्व करनी है। The CFO of JJ has committed to pay the previous as well as current year's audit fee after signing the audit report। नहीं, after signing the audit report एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या होनी चाहिए? बिफोर साइनिंग द रिपोर्ट हमें जो है वो रिकवर करनी है प्रीवियस फी। तो एक थ्रेट था इसमें सेल्फ इंटरेस्ट, उसी में इंटिमिडेशन, और साथ हमने क्या किया? बता दिया क्या सेफगार्ड है। साथ एक और पार्ट है, पार्ट बी फॉर 5 मार्क्स। During the course of the audit of HPL Limited (HPL), the engagement partner has informed the firm that his brother has acquired 200,000 shares in HPL। So client के अंदर ऑडिटर के भाई की शेयर होल्डिंग है, तो भाई की शेयर होल्डिंग है तो ये भी क्या है? क्लोज रिलेटिव। क्या ख्याल है? तो क्या इस सूरत में राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? अगर ऑडिट करना है तो क्या करना चाहिए? भाई के शेयर जो है वो डिस्पोज करवाने चाहिए। हाँ, अगर भाई शेयर कीप करना चाहता है तो इस ऑडिटर को ऑडिट से क्या करना चाहिए? रिमूव कर देना चाहिए। इससे यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव ऑडिटर जो है वो हमें असाइन करना चाहिए। क्या ख्याल? इजी। उससे नेक्स्ट अगर हम गए तो ऑटम 13 में उसने टेस्ट किया ये चैप्टर फॉर 10 मार्क्स, 5 + 5 2 पार्ट्स हैं, 5-5 नंबर के उसने टेस्ट किए। क्या टेस्ट किया? डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट्स दैट मे बी इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन and advise the concerned engagement partner with regard to the possible course of action that may be adopted in each case। so इस तरह से थ्रेट्स और हमने सेफगार्ड में मिटिगेशन बतानी है। पार्ट ए क्या कहता है? Awesome Hotels Limited AHL is a listed company and is audited by Mansoor and Company Chartered Accountants। The partner of Mansoor and Company stay in hotel managed by AHL while they are traveling। तो ऑडिटर क्या कर रहा है? पार्टनर क्या कर रहा है? क्लाइंट के होटल्स में स्टे कर रहा है। इसमें क्लाइंट के साथ क्या है? उसके बिजनेस रिलेशन है, उनका कस्टमर है, तो इससे क्रिएट होगा क्या? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या देखना है इसमें? हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांजैक्शन देखना है। मैग्नीट्यूड में क्या देखना है? कि देखना है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं, देखना है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है या नहीं, और साथ देखना है मटीरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। हाँ, अगर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है, ट्रांजैक्शन मटीरियल भी है, तो फिर हमें इस ऑडिटर को ऑडिट पे असाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लो है लाइक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आर्म्स एंड ट्रांजैक्शन है, इमटीरियल अमाउंट भी है, तो उस सूरत में ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन साथ फिर क्या करना है? हमने इसके वर्क का इंडिपेंडेंट रिव्यू भी परफॉर्म करवाना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी परफॉर्म करवाना है। 5 नंबर है तो अल्टीमेटली ये तीनों पॉइंट हमें बीच में एक्सप्लेन करके फिर आंसर देना होगा।
Part B for 5 marks. An audit team member of Hunza Limited has inherited 100,000 shares in HL after the death of his father. ऑडिटर के फादर के पास कंपनी के शेयर थे, वो मर गया, कोई वारिस लावारिस और था नहीं, तो विरासत में वो शेयर आपको मिल गए। मीन ऑडिटर शेयर होल्डर हो गया। तो ऑडिटर शेयर होल्डर हो गया तो इससे क्या हो गया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो अलाइन हो गया ऑडिटर का क्लाइंट के साथ। तो राइज हो गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्यों? ऑडिटर यहाँ पे आप देखेगा बेस्ट प्रॉफिट, जबकि ऑडिटर को देखना होता है ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। तो क्या करना है, इफ ऑडिटर वांट टू कंटिन्यू ऑडिट देन ही हैज टू डिस्पोज ऑफ द शेयर्स। क्या ख्याल है? और वाइल डिस्पोजिंग अगर कोई वर्क है तो उसे स्टॉप कर देना चाहिए, अगर कोई वर्क परफॉर्म हुआ है तो उसका इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए। बट इफ यू वांट टू कीप द शेयर्स देन क्या होना चाहिए, इसको ऑडिट से रिमूव कर देना चाहिए। ना सिर्फ ऑडिट से रिमूव कर देना चाहिए, जो बाकी टीम ऑडिट करने जाएगी वो इसके कोलीग हैं तो उनके वर्क का भी सेकंड पार्टनर इंडिपेंडेंट रिव्यू परफॉर्म होना चाहिए। क्या 5 नंबर तो अच्छी खासी हमें बातें करना पड़ेगी, दोनों सजेशंस बताना पड़ेगी। उससे पीछे अगर हम गए तो ऑटम 12 में उसने टेस्ट किया ये चैप्टर 4+8 12 गुड मार्क्स के लिए। ऑटम 12 में 12 मार्क्स के लिए टेस्ट किया उसने। क्या टेस्ट किया उसने? फॉर 4 मार्क्स पार्ट ए, पार्ट बी फॉर 8 मार्क्स। करना क्या है आपको, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट दैट मे बी इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस and advise the partner of the concerned firm with regard to possible course of action that may be followed in each case. वही threat और mitigation. Part A for 4 marks. Burewala Bank Limited is a listed audit client of Umar and Company, Chartered Accountants UCC. So UCC audit firm है, client क्या है? BBL, Burewala Bank Limited. BBL has granted a house loan of rupees 5 million to partner of ऑडिटर। ऑडिट पार्टनर ने क्या किया हुआ है, क्लाइंट से लोन लिया हुआ है। और पार्टनर ने अगर क्लाइंट से लोन लिया हुआ है तो यस यहाँ पे अराइज होता है क्या, फाइनेंशियल इंटरेस्ट की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। क्या ख्याल है? तो क्या करना है, अगेन देखना है कि क्या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट भी देखनी है, और अगर ये चीज़ें मीट नहीं हो रही तो पार्टनर को ऑडिट पे साइन नहीं करना चाहिए। बल्कि यहाँ पे तो कंपनीज एक्ट जो है वो भी प्रोहिबिट करता है इन केस ऑफ डेप्टेड जो है वो ऑडिटर और यहाँ पे पार्टनर ही है, ऑडिट पे साइन नहीं करना चाहिए। क्यों? डिसक्वालीफाइड है। हाँ, अगर जो है वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी है, अमाउंट इमटीरियल है, तो फिर आप पार्टनर को साइन कर सकते हो। लेकिन साथ क्या होना चाहिए, second partner independent review of working paper should also be performed. 4 number. Part B for 8 good marks. 8 number. Kamal was the audit manager during the last year's annual audit of Faisalabad Textile Mills Limited. पिछले ऑडिट में कमाल ऑडिटर था। He has joined FTML as their finance manager prior to commencement of the current year's audit. current year audit से पहले उसने क्या किया, कंपनी को, क्लाइंट को एज ए फाइनेंस मैनेजर ज्वाइन कर लिया। अब अगर ये फाइनेंस मैनेजर है क्लाइंट में जिसका ऑडिट हमारी फर्म कर रही है और हमारी फर्म का बंदा ही वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर है, तो उस वजह से राइज हो गया क्या, फेमिलियरिटी थ्रेट। क्यों? हमारी टीम जो ऑडिट करने जाएगी, फाइनेंस मैनेजर उनका पास कोलीग था, तो इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो अपना ऑडिट प्लान जो है वो चेंज करना चाहिए, दूसरा हमें वो ऑडिटर असाइन करना चाहिए जिनका कोई फ्रेंडली रिलेशन इसके साथ ना हो। हाँ, ये छोड़ के गया है, तब हमें जो इसकी जगह पे अल्टरनेटिव ऑडिटर जो है वो साइन करना है, उसकी हमें कंपिटेंस में इंश्योर करनी है कि वाकई ही उनके पास कैपेबिलिटीज़, कंपिटेंस हैं प्रॉपर ऑडिट करने की। अब नंबर 8 है, इसलिए हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये प्रीवियस ऑडिट में जब था तो शायद तब कोई प्रपोजल थी इसके पास, तो उस वक्त क्या राइज हुआ होगा, सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन, थ्रेट। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसने जो वर्क परफॉर्म किया है इन प्रीवियस ऑडिट उसका भी हमें क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म करवाना चाहिए, ताकि अगर उसमें भी कोई चीज़ लैक कर रही थी तो वो पकड़ी जा सके। 8 नंबर है, तो इसलिए दोनों बातें करेंगे। करंट जो एम्प्लॉय उधर हो गया है और साथ प्रीवियस में जब ये प्रपोज था तो तब भी तो इशू हो सकता था।
उससे पीछे स्प्रिंग 11 में टेस्ट किया उसने 10 मार्क्स के लिए, और क्या टेस्ट किया, सीधा सीधा रटा। A chartered accountant is required to comply with the 5 fundamental principles specified by ICAP's Codes of Ethics. मीन चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोर्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। However, compliance with the fundamental principle may potentially be threatened by a broad range of circumstances. हाँ, उसकी वजह से कुछ threats भी rise होते हैं principles के ऊपर। Required करना क्या है? Briefly describe the categories of threat that may potentially affect compliance with the fundamental principles. तो categories of threats, self-interest, self-review, advocacy, familiarity, intimidation, define कर दो and give 2 example of each category, और साथ 2 examples भी दे दो। तुम्हारे शायद बुक के अंदर भी डेफिनेशन एक लाइन के साथ एग्जाम्पल 3 दी गई हैं, तो 2 उठा के वॉमिट कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा। सो ये तो हमने देख लिया प्रीवियस 10 ईयर्स में ये चैप्टर में से क्या क्या कब कब टेस्ट किया गया। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए, लाइक क्वेश्चन 17 था हमने कवर किया, 18, 19, 20 हमने कवर किया, 21 कवर किया, नहीं 21 अभी रहता है, 20 तक भी हमने कवर कर लिया। ऐसी बात है। कहाँ से ये क्वेश्चन? कुछ आईकैप क्वेश्चन बैंक से, कुछ ACCA से, ICAW से, ICMA से, ताकि हम डिफरेंट नेचर की एग्जांपल्स कवर करके अपने आप को फुली प्रिपेयर कर सकें एग्जाम पेपर के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया, क्वेश्चन 21, इसको कंप्लीट करके वाइंड अप करते हैं। सो क्वेश्चन 21 रिक्वायरमेंट क्या है? एडवाइज ग्लैडी ऑफ द एथिकल इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन बोलते हैं इश्यूज को, ग्लैडी को हमने एडवाइज करना है एथिकल इश्यूज से रिलेटेड, ऑफ हर इंस्ट्रक्शन एंड प्रपोज अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हर, और उसके लिए हमने कोर्स ऑफ एक्शन भी बताना है, मीन सेफगार्ड मिटिगेशन भी बतानी है। 10 मार्क्स है, दिस मीन काफ़ी सारे इश्यूज होंगे एथिकल जो हमने डिस्कस करने हैं, थ्रेट्स हैं तो वो भी डिस्कस करने हैं, और साथ कोर्स ऑफ एक्शन बताना है ग्लैडी के लिए। खैर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लैडी इज अ न्यूली प्रमोटेड मैनेजर इन प्रिंस एंड कंपनी, अ लार्ज अकाउंटेंसी प्रैक्टिस। क्या है? ऑडिट मैनेजर है, कहाँ पे? एक अकाउंटेंसी प्रैक्टिस मीन फर्म में। शी हैज रिसेंटली बीन अप्रोच्ड बाय हर ब्रदर इन लॉ बार्नी, who is the financial director of radiosoftware.com, a rapidly expanding listed company specializing in accounting software. तो उसको अप्रोच किया है उसके ब्रदर इन लॉ ने, और ब्रदर इन लॉ क्या है? रेडियो सॉफ्टवेयर एक कंपनी के अंदर फाइनेंस डायरेक्टर है। अभी अप्रोच किया है, पता नहीं ऑडिट के लिए किया है, किस लिए किया है, इसलिए कोई मसला नहीं अभी तक। The company has recently acquired a financial services company selling insurance and investment packages. कौन सी कंपनी? radiosoftware.com. The company has no experience in financial services. तो अभी तक हमें कोई मसला नहीं है। अभी ये पता चला ग्लैडी ऑडिट मैनेजर है फर्म में, और उसका ब्रदर इन लॉ फाइनेंस डायरेक्टर है किसी radiosoftware.com में, और उसने अप्रोच किया है, और वो कंपनी क्या करती है? फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। Barney has asked Prince and Company, Prince and Company कौन है? ऑडिट फर्म, to become the auditor of the group, replacing the existing auditor with whom there has been a disagreement over accounting policies. तो बार्नी कह रहा जी कि आप जो है वो हमारी कंपनी का ऑडिट करें। पहले तो बार्नी अगर कह रहा है, और वो कौन है? बार्नी कौन है? ब्रदर इन लॉ ऑफ ऑडिट मैनेजर। तो सूरत में ऑडिट मैनेजर का जो है वो क्लाइंट के साथ क्या राइज हो गया? क्या राइज हो गया? फैमिली रिलेशन। सो एक इशू यहाँ पे क्या है? फैमिली रिलेशन का इशू है, जिस सूरत में हम क्या बात करेंगे जी? फेमिलियरिटी थ्रेट जो है वो अराइज होता है, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अफेक्ट होता है। तो क्या करना चाहिए? अगर हमें ऑडिट एक्सेप्ट भी करना है तो ग्लैडी शुड नॉट सुपरवाइज ऑडिट, ग्लैडी को ऑडिट पे साइन नहीं करना। दूसरा उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप हमारे ऑडिटर बने, प्रीवियस ऑडिटर उन्होंने अपना रिप्लेस किया कि आपको लेके आ रहे हैं, प्रीवियस ऑडिटर के साथ उनका डिसएग्रीमेंट है ओवर अकाउंटिंग पॉलिसीज। एक और मसला क्या है यहाँ पे? डिसएग्रीमेंट विद ऑडिटर, किस चीज़ के ऊपर? अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर। तो यही डिसएग्रीमेंट हमारे साथ भी फ्यूचर में हो सकता है, हमें भी ऑडिट छोड़ना पड़ सकता है। क्या ख्याल है? रिगार्डिंग दिस एग्रीमेंट भी हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट हमें क्या ऑब्टेन करनी चाहिए? हमें ऑब्टेन करनी चाहिए प्रोफेशनल क्लियरेंस। क्या ऑब्टेन करनी चाहिए? प्रोफेशनल क्लियरेंस, आस्किंग द प्रीवियस ऑडिटर
रीजन बिहाइंड लिविंग द ऑडिट, क्यों वही रीजन कल को हमें भी ऑडिट छोड़ने पे मजबूर कर सकती है। हाँ, साथ हमें शायद आई कैप से भी परमिशन लेनी चाहिए। दो इश्यूज। आगे चलते हैं। He is concerned, however, that Glady should supervise the audit and not another manager। नहीं, वो हमने बात कर दी कि नहीं, वो familiarity threat है, वो नहीं acceptable। Prince and Company has little experience, audit firm has little experience in the audit of financial services company, और हमारे पास जो है वो इस तरह की कंपनी का ऑडिट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक और एथिकल इशू आ गया, क्या? प्रोफेशनल कंपिटेंस का। प्रोफेशनल कंपिटेंस। रिक्वायरमेंट में उसने थ्रेट्स नहीं कहा, उसने हमें रिक्वायरमेंट में क्या कहा था? एथिकल इम्प्लीकेशंस हमने लिखी नहीं, एथिकल इम्प्लीकेशन। इसलिए जो भी एथिकल इश्यूज हैं वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई थ्रेट अराइज हो रहा है तो थ्रेट लिख रहे हैं, कोई और इशू है तो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल कंपिटेंस का इशू है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें क्या करना है? इंश्योर करनी है कंपिटेंस बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, या रिक्रूटमेंट करना है कंपिटेंट स्टाफ बिफोर एक्सेप्टिंग दिस क्लाइंट, अगर वाकई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो। अदरवाइज हमारी वर्क की क्वालिटी इफेक्ट हो सकती है अगर कंपिटेंस नहीं है तो, एक्सपीरियंस नहीं है तो। Glady suspect that Reggie, a partner in Prince and Company, is having an affair with Primrose, Barney's wife। बहुत गंभीर इशू आ गया यहाँ पे एक, कि हमारी फर्म के पार्टनर का अफेयर है किसके साथ? बार्नी, क्लाइंट का जो फाइनेंस डायरेक्टर है, उसकी वाइफ के साथ। फर्म के पार्टनर का अफेयर है क्लाइंट के फाइनेंस डायरेक्टर के साथ। तो इसको हम कह सकते हैं क्लोज फ्रेंडली रिलेशन है क्लाइंट के साथ। क्या ख्याल है? क्लोज फ्रेंडली रिलेशन है क्लाइंट के साथ, तो इसको भी क्या हम नाम देंगे? पर्सनल रिलेशन का। क्या है? पर्सनल रिलेशन है। तो सूरत में अराइज हो गया क्या? फेमिलियरिटी थ्रेट, क्लोज फ्रेंडली रिलेशन की बेस पर। हाँ, अगर तो बार्नी को पता है कि उसकी वाइफ के साथ इसका अफेयर है, फिर तो चलो ठीक है। लेकिन अगर उसे पता नहीं है और उसे अगर ड्यूरिंग ऑडिट ये चीज़ पता चल गई कि मेरी वाइफ के साथ पार्टनर का अफेयर है, तो सूरत में ऑडिटर को प्रेशराइज भी किया जा सकता है। क्या ख्याल है? कि तुझे ऑडिट से निकाल देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो सूरत में साथ अराइज हो जाएगा क्या? इंटीमीडेशन थ्रेट भी। तो इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? अगर तो एक क्लाइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये फेयर अगर फ्यूचर में डिस्क्लोज होता है, अभी डिस्क्लोज नहीं है, तो सूरत में ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। इवन शायद हमारी रेपुटेशन भी अफेक्ट हो सकती है कि आप ऑडिटर इस तरह के रिलेशन भी क्लाइंट के साथ जो है वो मेंटेन करते हैं, तो शायद बाकी क्लाइंट भी हमसे दूर होना शुरू हो जाएंगे कि आपके ऑडिटर तो ये हरकतें करते हैं। क्या ख्याल है? तो अगर तो ये क्लाइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वी शुड इंस्ट्रक्ट रेगी टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ अफेयर्स विद क्लाइंट। हाँ, अगर हमें शक है कि शायद अफेयर खत्म नहीं होगा, देन वी शुड नॉट असाइन रेगी टू द ऑडिट ऑफ दिस क्लाइंट। क्लियर होती है बात पर्सनल रिलेशन की। सो क्या इश्यू अभी तक हमें मिले? एक फैमिली रिलेशन, ऑडिट मैनेजर और क्लाइंट के फाइनेंस डायरेक्टर का, डिसएग्रीमेंट विद प्रीवियस ऑडिटर, कंपिटेंस का इशू और पर्सनल रिलेशन अफेयर। आगे चलते हैं। बार्नी कंपनी का फाइनेंस डायरेक्टर जिसकी वाइफ के साथ पार्टनर का अफेयर है। बार्नी स्ट्रांगली विशेस द फर्म टू टेक ऑन द ऑडिट ऑफ द ग्रुप एंड इन कंसिक्वेंस हैज बीन सेंडिंग रेगुलर गिफ्ट ऑफ शैंपेन, फ्रेश सालमन एंड थिएटर टिकट्स टू द सीनियर पार्टनर ऑफ प्रिंस एंड कंपनी। उसे शायद अभी तक अफेयर का पता नहीं है, तो क्या कर रहा है वो? शैम्पेन, थिएटर टिकट, सालमन, ये चीज़ें मीन गिफ्ट्स, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहा है किसको? ऑडिटर सीनियर पार्टनर को। तो ये क्या आ गया? अनड्यू हॉस्पिटैलिटी। अनड्यू हॉस्पिटैलिटी, और उसकी वजह से जो है वह राइज होता है क्या? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी, और साथ फेमिलियरिटी थ्रेट भी। सेल्फ इंटरेस्ट भी और फेमिलियरिटी भी। ऑडिटर की इंडिपेंडेंस ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए? We should request the client not to provide this kind of hospitality to audit team, and audit team should be instructed not to avail this kind of hospitality from audit client as it affect their independence. क्या? The senior partner aware that the firm is currently short of business.
has ordered Glady to oversee the nomination and appointment and to supervise the audit। और फर्म क्या है, शॉर्ट ऑफ बिजनेस है और पार्टनर चाहता है कि क्लाइंट हमें मिले, तो क्या है, फर्म शॉर्ट ऑफ बिजनेस है। मीन फर्म भूखी मर रही है, वो चाहती है कि हमारे ये क्लाइंट मिले। तो हो सकता है ये बड़ा क्लाइंट है, ऑब्वियसली उसने आगे कोई कंपनी एक्वायर भी की है, ग्रुप कंपनी है, तो सूरत में शायद कोई फी डिपेंडेंसी का इशू भी अराइज हो सकता है। क्या अराइज हो सकता है, फी डिपेंडेंसी। और फी डिपेंडेंसी क्या क्रिएट करता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ना सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, साथ इंटीमिडेशन थ्रेट। मीन बड़ा क्लाइंट है तो आपका वर्क प्रेशराइज भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस सब्जेक्टिविटी इफेक्ट होती है। तो क्या करना चाहिए, फी प्रोजेक्शन करनी चाहिए। Like fee from this client should remain below 15% of the firm's annual income. Mitigation बता दी साथ हमने। So he indicated that if a good relationship is established, her prospects of partnership in the firm will be greatly enhanced। और साथ क्या कर रहा है, लालच दे रहा है ग्लैडी को कि अगर ये क्लाइंट हमें मिल जाता है तो तू मैनेजर से पार्टनर की तरफ भी मूव हो सकती है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इशू है। जी क्या थे सारे इश्यूज। फैमिली रिलेशन की सूरत में हमने एक इशू फेमिलियरिटी थ्रेट को 2 नंबर के लिए बात कर दी। डिसएग्रीमेंट विद प्रीवियस ऑडिटर, तो हमने सजेशन दे दी प्रोफेशनल क्लियरेंस ऑब्टेन करना है। प्रोफेशनल कंपिटेंस एक्सपीरियंस नहीं है तो हमने कहा रिक्रूटमेंट करनी है या कंपिटेंस इंश्योर करनी है बिफोर एक्सेप्टिंग दिस क्लाइंट। रिलेशनशिप की सूरत में हमने कहा फेमिलियरिटी इंटिमिडेशन थ्रेट है। अनड्यू हॉस्पिटैलिटी की सूरत में सेल्फ इंटरेस्ट फेमिलियरिटी थ्रेट है। और हमने देख लिया शॉर्ट ऑफ बिजनेस फी डिपेंडेंसी क्रिएट करती है सेल्फ इंटरेस्ट या इंटिमिडेशन थ्रेट। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ग्लैडी को सेपरेटली भी हमने एडवाइस करना है। तो क्या हम हेडिंग देंगे, एडवाइस फॉर ग्लैडी। एडवाइस फॉर ग्लैडी। सो एडवाइस फॉर ग्लैडी में हम क्या लिखेंगे कि ग्लैडी को क्या करना चाहिए, अबव ऑल इश्यूज। कौन से इश्यूज, ये वाले। तो हेडिंग हमने क्या दी, एडवाइस फॉर ग्लैडी। सो ग्लैडी को क्या करना चाहिए, अबव ऑल इश्यूज कम्युनिकेट करने चाहिए टू सीनियर पार्टनर इन द फर्म। सीनियर पार्टनर इन द फर्म कम्युनिकेट करने चाहिए। शी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम ऑफ दिस क्लाइंट। खुद अवॉइड करना है इस क्लाइंट की ऑडिट टीम का पार्ट बनने से। डिस्पाइट दैट इफ पार्टनर इंसिस्ट हर टू सुपरवाइज द ऑडिट, और ये बताने के बावजूद अगर पार्टनर इसे इंसिस्ट करता है कि तू ऑडिट पे जा, क्यों, क्लाइंट भी यही चाहता है, तो फिर ग्लैडी को क्या करना चाहिए, ग्लैडी शुड रिजाइन फ्रॉम द फर्म एंड रिपोर्ट दिस मिसबिहेव या मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर टू ICAP। तो क्या करना चाहिए, ग्लैडी को अबव इश्यूज कम्युनिकेट करने चाहिए टू सीनियर पार्टनर इन द फर्म। शी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑडिट टीम ऑफ दिस क्लाइंट एंड डिस्पाइट दैट पार्टनर इंसिस्ट हर टू सुपरवाइज द ऑडिट, शी शुड रिजाइन फ्रॉम द फर्म एंड रिपोर्ट दिस मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर टू ICAP। ये सारे इश्यूज बताने के बावजूद ये मुझे भेज रहे हैं ऑडिट पे, तो फिर आपने क्या करना है, रिजाइन करके ICAP को इन्फॉर्म करना है। ये हम एक छोटी सी हेडिंग एडवाइस फॉर ग्लैडी बता के सेपरेट भी बात करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, ICAP ने शायद इस तरह का क्वेश्चन आज तक कभी टेस्ट नहीं किया, तो हमने कवर कर लिया। माइट भी इस तरह का क्वेश्चन भी टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ तक हमने क्या किया, पास पेपर के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो चैप्टर 3 के कवर कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर टेस्ट मस्ट कर रहे हैं, कहाँ तक, 10 to 15 मार्क्स के लिए। अब चैप्टर 3 में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, वो कवर करके इसको टोटली वाइंड अप करते हैं। तो चैप्टर 3 में हमने कोड्स ऑफ एथिक्स भी कवर कर लिए। चैप्टर 3 में हमने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी भी कवर कर लिया। चैप्टर 3 में हमने क्या किया, थ्रेट्स ऑन इंडिपेंडेंस विद एग्जांपल्स भी कवर कर लिए, सेफगार्ड बाय प्रोफेशन भी कवर कर लिए, सेफगार्ड इन द वर्क एनवायरनमेंट भी कवर कर लिए। एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास रह गया, एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब क्या है कि अगर हम किसी एथिकल मसले में फंस गए तो सूरत में हमें क्या करना है। एथिकल मसले में फंस गए, जिसको डायलेमा का नाम भी दिया जाता है। एथिकल डायलेमा में अगर हम फंस गए तो, डायलेमा का मतलब क्या है, गंभीर सिचुएशन जहां पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या एथिकली राइट है क्या रॉन्ग है, तो फिर हमने क्या करना है। 2 डिफरेंट सेफगार्ड हैं हमारे पास।
जैसा हम एथिकल इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हमें गाइडेंस मिल रही, दिमाग हमारा क्लियर नहीं हो रहा, मीन फंस गए हैं, तो फिर हमने क्या करना है। तो एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने देखने हैं रेलेवेंट फैक्ट्स, मीन मसला क्या है। उसके बाद आपने देखना है एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है, क्या चीज़ अफेक्ट हो रही है, इंटेग्रिटी इफेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला है, प्रोफेशनल बिहेवियर का मसला है, क्या मसला है। तो आपने एथिकल इश्यूज आइडेंटिफाई करना है। फिर आपने क्या करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, देखना है अगर वहां से गाइडेंस मिल जाए इशू को रिजॉल्व करने के लिए। हाँ, अगर नहीं मिली गाइडेंस तो फिर आपने क्या करना है, इंटरनल प्रोसीजर्स जो कंपनी के हैं, फर्म के हैं, उनको आपने फॉलो करना है। मीन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, शायद वहां से गाइडेंस मिल जाए, मसला रिजॉल्व हो जाए। फिर भी नहीं रिजॉल्व हो रहा तो आपने क्या करना है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन देखना है आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। ऑप्शंस क्या क्या हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो। फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, डिस्कस करना है विद एनी अदर पर्सन, एप्रोप्रिएट पर्सन के साथ ये मसला। एप्रोप्रिएट पर्सन आपकी फर्म के अंदर भी कोई बंदा हो सकता है, या फिर आप दो चार्ट विद गवर्नेंस ऑफ आवर क्लाइंट के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। हाँ, फर्म के अंदर अपने सीनियर से डिस्कस करो, नहीं रिजॉल्व होता, क्लाइंट के दो चार्ट विद गवर्नेंस के साथ डिस्कस करो, नहीं रिजॉल्व होता, तो वो कहता है आप अपनी प्रोफेशनल बॉडी के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, या लीगल एडवाइस भी ले सकते हो। इन ICAP से भी डिस्कस किया जा सकता है, लीगल एडवाइस भी ली जा सकती है। हाँ, अगर इन सब के बावजूद भी आपका दिमाग क्लियर नहीं हो रहा तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ऑडिट से रिजाइन कर देना चाहिए, मीन एंगेजमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, रिफ्यूज टू मीन एसोसिएटेड विद द मैटर। एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मीन कन्फ्लिक्ट अगर आ गया एथिकल तो उसे रिजॉल्व कैसे करना है। पहले आपने फैक्ट्स देखने हैं, एथिकल इशू आइडेंटिफाई करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, नहीं रिजॉल्व हो रहा तो आपने इंटरनल प्रोसीजर्स, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, नहीं रिजॉल्व हो रहा तो कोर्स ऑफ एक्शन आपने देखने हैं क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं मेरे हर एक्शन के। फिर भी नहीं क्लियर हो रहा तो किसी एप्रोप्रिएट पर्सन को कंसल्ट करना है, जो चार्ज विद गवर्नेंस को कंसल्ट करना है, या प्रोफेशनल बॉडी लीगल एडवाइस लेनी है। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, रिजाइन कर देना है। ऐसे पंगों में, ऐसे मसलों में नहीं पढ़ना जहाँ पे हमारा दिमाग जो है वो क्लियर ना होता हो। तो यहाँ तक हमने क्या किया, चैप्टर 3 जो है वो कम्प्लीटली वाइंड अप कर लिया। कुछ 4 टॉपिक थे इसके अंदर, कोर्स ऑफ एथिक्स, 5 टॉपिक, कोर्स ऑफ एथिक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी की थोड़ी सी डिटेल थी आगे, उसके बाद थ्रेट्स आ गए, सेफगार्ड 2 तरह के, और 5वां लास्ट टॉपिक जो आज हमने कवर किया, एथिकल कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और साथ हमने प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन कवर कर लिए, पास्ट पेपर के आएँ बाएँ शाएँ से भी काफ़ी हमने को 5-6 क्वेश्चन कवर करके प्रॉपर्ली वाइंड अप कर दिया। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो ऑडिट प्लानिंग चैप्टर 4 अपना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करें इसके क्वेश्चन की आज ही प्रैक्टिस करके, लर्निंग करके इसे वाइंड अप कर दें बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर। So see you guys in next class.